हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मेरा जो लास्ट वीडियो था पेशाब रोक न पाना यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो उसमें काफ़ी सारे व्यूवर्स आए हैं। आई थिंक मोर देन 6 लाख व्यूवर्स पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कीगल्स एक्सरसाइज जो है, या तो शुरुआत में ही हमें यह तकलीफ शुरू होती है तो इसके लिए कैसे एक्सरसाइज की जाए, और वह एक्सरसाइज ही एक उसका सोल्यूशन है या तो ट्रीटमेंट है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है डॉक्टर पूजा शाह, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, लास्ट 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एज अ पेल्विक फ्लोर रिहैब ट्रेनर। सो आज डिटेल में जो एक्सपर्ट है उनसे हम जानेंगे कि कीगल्स एक्सरसाइज क्या होता है, कीगल्स एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी चाहिए, कितने समय तक परफॉर्म करनी चाहिए, ऐसे ही सारा डिस्कशन हम करेंगे डॉक्टर पूजा के साथ। सो पूजा जी, पहले तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या तो कोई भी प्रकार का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, तो उसमें एक्सरसाइज का कितना रोल होता है? कोई भी इनकंटिनेंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसमें एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि उसमें जो मसल्स के कितनी कंट्रोल होना चाहिए, उसका वीकनेस है, टाइटनेस है, उसको चेक करके अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो उसकी रिकवरी बहुत स्पीड में हो सकती है। ओके, तो जैसे अभी मेजॉरिटी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जब भी पेशेंट ऐसी कंप्लेंट लेकर आता है, और मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है कि मेनोपॉज आइदर शुरू हो गया या तो पेरीमेनोपॉज है या तो आफ्टर डिलीवरी, जैसे उनको रूटीन चेकअप वगैरह करते हैं और खांसी करते हैं, भारी वजन उठाते हैं तो उनको यूरिन लीक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम एडवाइस करते हैं कि कीगल्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो कीगल एक्सरसाइज एक्चुअली कैसे परफॉर्म करना चाहिए, वो हमारे व्यूवर्स को आप समझाइए। राइट, अभी फर्स्ट चीज़ है, कीगल बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, काफ़ी लोगों को पता होता है कि वो कैसे करनी है अगर जिसको यूरिन के लीकेज के इश्यूज़ है, राइट। तो उसमें फर्स्ट चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें एक्चुअली यूरिन रोकते हैं वैसे वो हिस्से को ऊपर खींचना है, मीन्स स्क्वीज भी करना है, दबाना है और ऊपर पुल करना है, खींचना भी है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ आती है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उस टाइम वो मसल्स को हमें एक्टिवेट करना होता है। अगर मैं ब्रीथ इन कर रही हूँ, हम सांस ले रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो चीज़ को मैं खींच रही हूँ तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी, रादर देन वो मसल्स और वीक होने के चांसेस हो सकते हैं, या तो उसमें इनकोऑर्डिनेशन हो सकता है और इनकोऑर्डिनेशन की वजह से दूसरे और प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, मे बी द कंप्लेंट बढ़ सकती है हमारी। तो मेनली कीगल एक्सरसाइज ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके करनी है। एंड सेकेंड चीज़, काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी बातें ऐसी होती कि हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं पर रिकवरी नहीं हो रही। उसका रीज़न है कि सिर्फ अंदर के मसल्स पे ही हमें वर्क करना है। काफ़ी हद तक पेशेंट्स पेट के मसल्स, थाइस के मसल्स या फिर दूसरे एक्स्ट्रा हिप्स के मसल्स को एक्टिवेट करके वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज वो सब 60 to 70% काम वो कर लेते हैं, तो हार्डली 20 to 25% मसल्स नीचे के काम करते हैं, तो उसमें रिकवरी आने के चांसेस कम हो जाते हैं या तो वो बहुत लंबा हो सकता है। सो डॉक्टर पूजा, अभी जो एक्सरसाइज आपने बताया तो वो कैसे करना है, लाइक पूरे दिन में कितने टाइम करना है और कितने समय तक उन्होंने कंटिन्यू रखना है? यूजुअली ये एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट चीज़, हम एग्जैक्टली किसी को नहीं बता सकते कि इतना ही करना है, क्योंकि हर एक पेशेंट को हमें चेक करना पड़ता है, उसकी लाइक मसल्स की वीकनेस कितनी है, उसका पावर चेक करना पड़ता है। काफ़ी हद तक पेशेंट को अगर कीगल समझ में आ भी गया तो लग जाता है कि बस यही सेंटेंस हमने सुना है कि हमने सुना है कि कहीं पे भी फ्री हो करना शुरू कर दो, तो वो मसल्स ज़्यादा हद तक टाइट हो जाते हैं, या तो वीक तो रहते हैं बट टाइटनेस भी क्रिएट हो जाती है, तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे, या तो फिर वो मसल्स को कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम्स की ओर ज़्यादा पुश करेंगे, जो बाद में प्रॉब्लम्स वापस लीकिंग का ही बढ़ाएंगे। तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, कीगल एक्सरसाइज मैक्सिमम आप जब करते हो दैट उस टाइम आपको रिलैक्स होके करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हद तक हमने सुना है बस आप खड़े हो किचन में तब कर लो, ऑफिस में भी आप कर लो,
शुरुआत सीखने के लिए चलेगा। बाकी बिगिनिंग में धीरे धीरे अगर आप रिलैक्स होके ब्रीथिंग के साथ, जैसे मैंने आगे बताया, कोऑर्डिनेट करना है, तो आप अपने बेड पे, काउच पे, सिटिंग में, कोई भी पोजीशन में करो, बट आप जब कर रहे हो तब आपका ध्यान उसमें होना ज़रूरी है। मैं अपने डेस्क पे काम कर रही हूँ और सिंपली कीगल एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो वो ब्रीदिंग पे आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ब्रीदिंग के साथ जो कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए वो नहीं बैठेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। सो आप रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी, कितनी एक्सरसाइज कीगल की करनी है, जैसे 20 टाइम्स करनी है, दिन में 3 बार करनी है, 20-20 के 3 सेट, वो हो कॉमनली आप इतना ले सकते हो। वो स्टिल पेशेंट को चेक करके हम बताएं तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि किसी का ग्रेड बहुत कम होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत टाइट भी होता है, तो उनको हमें अटकाना पड़ता है कि नहीं, कीगल नहीं करनी, आपको तो उसको रिलीज़ करना है, राइट। तो वो चेक करने के बाद बोले तो ज़्यादा बेटर है। बट स्टिल आप जब भी करो ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर रिलैक्स पोस्चर में करोगे तो इफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा बेहतर रहेंगे। पूजा जी, और मुझे पूछना है कि जैसे कीगल एक्सरसाइज तो है, तो क्या और कोई उनको जैसे अभी लाइफस्टाइल वगैरह में कोई चेंजेस करने की आवश्यकता होती है? राइट। अगर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो हम पेशेंट को बोलते हैं चेंज करने के लिए कीगल के अलावा, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फर्स्ट चीज़ आती है फूड। अगर जैसे आप चाय कॉफ़ी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है तो उस पर मैटर करता है। स्पाइसी फूड विच इज़ नॉट, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनके लिए। काफ़ी हद तक पेशेंट की कंप्लेंट, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन की या स्ट्रेन करने वाली कंप्लेंट भी पेशेंट की टॉयलेट के टाइम पे होती है, तो वो केस में हम यूजुअली प्रीफर करते हैं कि वो लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। वाटर इंटेक होना, प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो 3 से 4 लीटर हम कॉमन जो बोलते हैं तो वो होना ही चाहिए। दैट इज़ रिगार्डिंग फर्स्ट इज़ अ फूड। सेकेंड हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो, नाउ दिस पीपल आर द फिटनेस फ्रीक, तो वो एक्सरसाइज, जिमिंग, तो जिमिंग करना गलत नहीं है, बट जिमिंग के टाइप पे आप वेट लिफ्ट करते हो, फ्लोर एक्सरसाइज कर रहे हो, या कोई स्ट्रॉन्ग एरोबिक एक्टिविटी आप करते हो, एरोबिक एक्सरसाइज, स्टेप्स अप डाउन वाला कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे हो, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपका ब्रीदिंग। काफ़ी हद तक हमें अपना वेट लिफ्ट करने के लिए, बॉडी वेट लिफ्ट करने के लिए, या तो स्ट्रेंथनिंग के केस में, वेट ट्रेनिंग में हम वेट उठाते हैं तब हम ब्रीथ होल्ड करते हैं, और ब्रीथ होल्ड करते हैं उस टाइम अगर मैं साथ में पेल्विक फ्लोर के मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हूँ तो वो मसल्स पे काफ़ी हद तक लोड बढ़ते जाता है। धीरे धीरे कंप्लेन 6 महीने के अंदर लेडी को कंप्लेन आती है कि वो लीकिंग हो रहा है, बट उसमें भी कन्फ्यूजन होता है, और वो होता है कि मैं जिमिंग कर रही हूँ ना, शायद वो मेरा पसीना होगा, बट एक्चुअली अगर वो लीकिंग है तो पसीना कभी भी वो जाने वाले पोर्शन पे नहीं होता है। यू मे स्वेट एट स्वेटिंग लोअर एब्डोमिनल में, हिप्स में होती है, वजाइना वाले सेंटर पोर्शन में कभी स्वेटिंग वाले इश्यूज़ नहीं होती। अगर वहाँ पे आपको गीलापन एक्सरसाइज के टाइम महसूस हो रहा है तो वो समझिए कि आप हल्का सा लीकिंग कर रहे हो, यानी आपका ब्रीदिंग रॉन्ग है। थर्ड चीज़ लाइफस्टाइल में हो जाती है आपकी लिफ्टिंग टेक्निक, एंड द ओबेसिटी मैटर्स अ लॉट। ओबेसिटी को भी मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आपका ज़्यादा हैवी वेट है तो टमी का फैट भी उस पर वजन देगा, ब्लैडर पे और उसके मसल्स पे, और वो कैचअप नहीं कर पाएगा। और जैसे हमने बोला लिफ्टिंग टेक्निक, अगर मैं कोई चीज़ ज़मीन से उठा रही हूँ तो उसे कमर से नहीं झुकना है, रादर देन घुटनों पे, बल पे, जैसे हम स्क्वाट्स बोलते हैं, लंजेस बोलते हैं, वो पोजीशन में हम लेंगे तो दैट विल बी, वो ज़्यादा बेहतर होगा। डायरेक्ट बेंडिंग वो प्रॉपर नहीं है। और कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज, काफ़ी हद तक हमने पेशेंट को देखा है जब सोने भी जाते हैं ना बेड पे, सांस रोक के सीधा डायरेक्टली सो जाते हैं, मीन्स ब्रीथ होल्ड करके, वो कभी करवट बदल के नहीं लेटते। आइडियली दे शुड गो डायरेक्टली फर्स्ट ऑन द साइड एंड देन बाद में सीधा होना ज़रूरी है, बट वो लोग सीधा ही सो जाते हैं तो एब्डोमिनल मसल में प्रेशर बढ़ता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, और वो ब्लैडर को पुश करेगा तो लीकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कि जिसके ट्रीटमेंट प्लान पे बहुत इफेक्ट होता है। और ये ज़्यादा क्यों चेंज करना है, कीगल आप मैक्सिमम 30 मिनट तक कर पाओगे, बाकी के पूरे दिन के 23.5 घंटे में ये सब चीज़ें हम करते हैं। अगर इसमें करेक्शन नहीं होगा तो ट्रीटमेंट प्लान में वर्क नहीं कर पाएंगे हम, उसमें रिकवरी फील नहीं होगी हमें। सो ये सब लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो जैसे पूजा जी ने बताया कि एक्सरसाइज सही तरीके से करनी है, ऐसा नहीं है कि आप खाना बना रहे हो या तो आप ऑफिस में बैठे हो और ऑफिस का वर्क करते करते आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपको रिलैक्स होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर सही तरीके से कीगल एक्सरसाइज किया, उसके साथ साथ जैसे अभी डॉक्टर पूजा ने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो भी आप साथ में करेंगे, तब भी जाके आपको इस जो समस्या है उसमें आपको तकलीफ आपकी कम होगी।
सो आगे मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है और उसके आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद काफ़ी पेशेंट आते हैं कि मैम ऐसा पेशाब छूट जाता है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या तो अर्जेंसी हो जाती है, उनको ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन रहता है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? या तो जो पोस्ट नेटल एक्सरसाइज जो हम बोलते हैं उसका क्या महत्व होता है? राइट, ये एक नॉर्मल डिलीवरी या आजकल सीजरियन डिलीवरी के होने के बाद भी ये कंप्लेंट काफ़ी हद तक हमने सुनी है। नॉर्मल डिलीवरी में ये होने के चांसेस थोड़े हद तक ज़्यादा होते हैं क्योंकि बेबी नीचे से आ रहा है तो वो मसल्स पूरे स्ट्रेच होके आ रहे हैं। सो ये केस में अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये कंप्लेंट अगर रह रही है तो फर्स्ट ही हमारा प्रिकॉशंस होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फर्स्ट, कि हमें उस टाइम पे कीगल एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथनिंग और बाकी के एक्टिवेटिंग जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट करना है, अगर हम वो कर लेते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी हमारी काफ़ी लड़कियां ऐसी है कि उनको कोई यूरिन की अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ड्रिबलिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने फुल प्रेगनेंसी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग से लेके प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिवेट करना है मसल्स को और कीगल के बहुत सारे वेरिएशंस पे वर्क किया है। अभी सीजेरियन होने के बाद भी अगर ये लेडीज़ कंप्लेंट लेके आती है, ऑल्दो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो उसका रीज़न काफ़ी हद तक डिलीवरी के बाद जो खाने पीने की टेक्निक है या उनकी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस और बेड रिडन हो जाते हैं, ओबेसिटी जो हो जाती है, वो बहुत उस पर इफ़ेक्ट करता है। सीजेरियन होने के बावजूद भी अगर आपकी ये कंप्लेंट रहती है उसका मतलब है कि आपने फुल प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज पे फोकस नहीं किया है फर्स्ट, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और आफ्टर डिलीवरी सीजेरियन होने के बाद भी हम 24 घंटे में हर एक पेशेंट को ये सब एक्सरसाइज सिखा देते हैं जो उनको मिनिमम 6 मंथ तक पेल्विक फ्लोर एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए करनी ही चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी वाले को कम से कम हम लोग बोलते हैं कि 6 से 8 महीना आपको ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स को एक्टिवेट करके स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत वीक हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। हमारा वेट इतना जो पुट ऑन होता है, बेबी का वज़न, फैट डिपोजिशन, वो सब से, और मेनली हमारा पोस्चर भी प्रेगनेंसी में जो चेंज हो जाता है उसकी वजह से ये सारी इम्पैक्ट आती है। सो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन हो, उसमें अगर अपने फुल प्रेगनेंसी में वर्कआउट किया है और डिलीवरी के बाद भी 1 महीने के बाद अपना वर्कआउट आप शुरू कर देते हो ऑथेंटिकली, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अगर नहीं किया गया है तो चांसेस हो सकता है। जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया कि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स रहते हैं आफ्टर डिलीवरी भी, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यह जो प्रॉब्लम है वह इसीलिए शुरू होता है कि जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वह लूज़ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से यूरिन होल्ड करने की जो ब्लैडर की कैपेसिटी होती है, जो मसल की स्ट्रेंथ होती है, वो वीक हो जाता है और इसी की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी डॉक्टर पूजा मैं पूछना चाहती हूँ कि डज स्ट्रेस, जैसे काफ़ी पेशेंट रहते हैं कि उनको एंग्जाइटी होती है। जैसे अभी मेरे पास बीच में एक पेशेंट आया था, 14 साल की लड़की थी, और जैसे उसको ऐसे फोबिया हो गया था कि स्कूल में जो भी वॉशरूम वगैरह है या तो कभी बाहर घूमने को जब भी वो जाते थे तो लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग है, फिर भी वो बाहर के वॉशरूम नहीं यूज़ करते थे, और घर का जो वॉशरूम है या तो जहाँ पे भी जो प्लेस पे आप पहुँच रहे हैं वो वहाँ पे जाकर ही यूरिन पास करती थी। तो मेरे पास वो आए थे कि उसको रात में बार बार यूरिन पास करने को जाना पड़ता है। मतलब मेजॉरिटी या जो पेशेंट था उसमें एंग्जाइटी थी कि जैसे स्कूल में यूरिन पास नहीं करना है तो जितने बार घर में वो है तो बिफोर गोइंग टू स्कूल, जैसे स्कूल जाने के पहले वो 5-6 बार वॉशरूम जाके आती थी। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का स्कूल था, तो 4 बजे आने के बाद भी बार बार वॉशरूम जाना उसको जाती थी वो। सो मोर ऑफ एंग्जाइटी वगैरह था। तो आपका क्या कहना है कि डज स्ट्रेस अफेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस थिंग, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? हाँ, डेफिनेटली बोल सकते हैं स्ट्रेस का काफ़ी इम्पैक्ट है। मैंने भी इतने सालों के मेरे कैरियर में और काफ़ी केसेस में मैंने देखा है कि मसल्स का वीकनेस तो है, डेफिनेटली है, बट इतना भी वीकनेस नहीं है जितना हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी ऐसी कंप्लेन है लेडीज़ की, तो वीकनेस ज़्यादा हो सकती है। जब हम हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट करते हैं, हम हमारे हाथ से चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वीकनेस है, बट ऑलमोस्ट अनमैरिड, मैरिड या मदर, एनी ऑफ द लेडीज़, जो कोई भी एज की कैटेगरी का हम ले लें, उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत मैटर करता है। इवन आप कोई नहीं मान सकता शायद, जब बिगिनिंग में हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो मैं सामने से बोलती हूँ चलो आप सिंपली लाई डाउन और लेट जाओ और ब्रीदिंग सब शुरू करो। उनका ब्रीदिंग भी नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो कॉन्शियस हो जाता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड,
बहुत सारे रूटीन के लाइफ के स्ट्रेस या जॉब है, वर्किंग फॉर्मेट जो हमारा लाइफ का रहता है वो दिमाग में चलता है, तो 10 मिनट तक तो वो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस मैं कुछ भी चेक करूँ मुझे इम्पैक्ट आता ही नहीं है। जैसे आपने एग्जांपल दिया ये 14 ईयर ओल्ड गर्ल का, इट मीन्स वो कोई पर्टिकुलर रीज़न से जो बाहर के वॉशरूम यूज़ नहीं कर रही है, या जो समझाया जाता है कि बाहर के गंदे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो एक्चुअली ओवर प्रोटेक्शन हो गया उसकी वजह से एक्चुअली यूरिन के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे फर्स्ट, रादर देन बाहर से इतना नहीं लगेगा जितना इंटरनली बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकेंड चीज़ जो हो सकती है दैट इज़ मसल्स इतना ओवर प्रेशर में होते हैं कि उनका वो एक दिन, थोड़े दिन, कितने घंटे तक वो पावर होल्ड कर पाएंगे, देन दे गिव अप। बट गिव अप करने में इतनी उनके कंट्रोल छूट जाती है कि बिगिनिंग उनकी कंप्लेन ऐसी आएगी, फर्स्ट टाइम जब घर के आके यूरिन पास करने बैठेंगे शायद 10 मिनट तक बैठेंगे एंड हार्डली दे ड्रॉप सम ऑफ द लेवल ओनली, इतना ही यूरिन पास करेंगे फिर भी हैवीनेस बहुत फील होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, उनको लगेगा बस मैं कमोड पे बैठी रहूँ। बट फाइनली बच्चे खड़े हो जाते हैं कि चलो मैं बाहर जाऊँ, कुछ नहीं हो रहा है, आधा घंटा भी नहीं वापस लेडी का वॉशरूम आएगी, क्योंकि मसल्स इतने कंट्रोल कॉन्स्टेंट स्पाज्म में चले गए थे, अभी धीरे 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 करके छोड़ेंगे, इसलिए वो ड्रिबलिंग की कंप्लेंट बढ़ने लगती है। मसल्स एक लिमिट से ज़्यादा ओवर स्ट्रेन में है तो ये कंप्लेंट बढ़ेगी। रादर देन अगर आपको बाहर इन्फेक्शन के चांसेस लगते हैं तो इसके प्रिकॉशंस बहुत सारे हैं जो हम अपना सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम इतने सारे घंटे हम रोक के रखें यूरिन को, वो एक्चुअली हाइजीन से ऑपोजिट हम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया, सेम एक्सपीरियंस मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, जैसे टीचर्स वगैरह है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि बार बार वो लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंप्लेन लेकर आते हैं। और ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप बाहर का वॉशरूम यूज़ कर लेते हो तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, रादर देन अगर आप यूरिन को होल्ड कर देते हो, 5-6 घंटा यूरिन पास नहीं करते हो, तो आपका जो पेशाब का थैली है उसमें जो यूरिन इकट्ठा होता है और काफ़ी समय तक आप यूरिन पास नहीं करते हो, तो यह आपके लिए और ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। जैसे मार्केट में अभी अवेलेबल है कि टॉयलेट जो ये रहती है वहाँ पे क्लीन करने के लिए स्प्रे वगैरह रहते हैं, तो टॉयलेट सीट आप क्लीन कर सकते हो, उसके बाद वहाँ पे आप बैठ के यूरिन पास कर सकते हो। तो दूसरा हम लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पेल्विक फ्लोर रिहैब स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो कैसे ऐसे पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि ये स्पेशल जो ट्रेनिंग होती है पेल्विक फ्लोर रिहेबिलिटेशन, वो कॉमन फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है, उसमें स्पेशलाइजेशन और उसका टेक्निक फॉर्मेट सीखना और उसमें स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी डिटेल एक ब्रांच हो गई है आजकल। सेकेंड चीज़ है उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द थिंग जो हम सिखाते हैं पेशेंट को। सेकेंड हो जाता है ब्रीदिंग में जो कोऑर्डिनेट करके जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, जो इटसेल्फ इन द मेडिकल साइंस और वी कैन से द गॉड गिफ्टेड मसल्स की, दो मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है जो एक दूसरे के साथ ऐसे ही वर्क करेंगे। अगर ये काम कर रहा है तो उसको भी करना पड़ेगा, तभी दोनों की इम्पैक्ट आएगी, तो दैट कोऑर्डिनेशन हम उनको सिखाते हैं। थर्ड होती है लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, जिस पे हमने आगे भी बात कर ली कि उसमें क्या क्या चेंज करना चाहिए। चौथी चीज़ हो जाती है जो हमें सिखाना पड़ता है पोस्चर। पेशेंट का पोस्चर बहुत मैटर करता है। इतने सालों की डिलीवरी हुई है या लाइक अगर स्कूल के भी बच्चे हैं तो भी आजकल सब पोस्चरल इश्यूज़ काफ़ी हर एक बंदे को होते हैं, तो आपका सिटिंग पोस्चर ज़्यादा है, अगर आपको बैक में कर्वेचर ज़्यादा है, लॉर्डोसिस आपका ज़्यादा है, वो सब केस में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मीन्स यू आर नॉट होल्डिंग, आप यूरिन होल्ड नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, फूड, स्लीप, नो स्ट्रेस, कुछ भी नहीं, बट एक प्रॉब्लम रह गया, वो है आपका पोस्चर। पोस्चर भी आपके मसल्स पे इम्पैक्ट करता है। अगर मैं ज़्यादा ऐसे सिटिंग पोस्चर में बैठी रहती हूँ या स्टैंडिंग में भी अगर मैं स्लाउस पोस्चर में रहती हूँ, मेरा प्रॉपर इरेक्ट पोस्चर जो नॉर्मल बोला जाता है अगर वो नहीं है, तो मेरे मसल्स ऐसे हैमोक हो जाएंगे और वो भी मेरे ब्लैडर और सब ऑर्गन्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो वापस लीकिंग से लेके वो प्रोलेप्स के इश्यूज़ और वो सब आ सकते हैं। तो हम उनको कोर स्ट्रेंथनिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एजुकेशन समझाते हैं। पेशेंट एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, वो बहुत मैटर करता है। फूड में मॉडिफिकेशन, ब्रीथिंग टेक्निक, और सबसे ज़्यादा आजकल जो हमने ज़्यादा फेस किया है दैट इज़ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस का भी नियमन नहीं किया जाता है तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। कीगल कर करके बंदा थक जाएगा, बट अगर उसका रिलैक्सेशन, पेल्विक फ्लोर मसल का रिलैक्सेशन एंड फुल बॉडी का फ्रॉम द माइंड इटसेल्फ अगर वो रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, ट्रीटमेंट में हमें रिकवरी ही नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन में हमें सिखानी पड़ती है कि पेल्विक फ्लोर मसल
ब्रीदिंग के मसल्स, बैक के मसल्स और टमी के मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में कैसे वर्क करते हैं, अगर वो बंदा सीख जाए एंड बाद में पेशेंट अपने हिसाब से भी थोड़ा प्रॉपरली डिसिप्लिन फॉलो करे तो प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो सकती है। सो थैंक यू डॉक्टर पूजा, आपने Thank बहुत you. अच्छे से जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सबके आंसर दिए हैं। और लास्ट में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड? फर्स्ट ये टॉपिक के रिगार्डिंग में एक चीज़ खास बोलना चाहूँगी, ये प्रॉब्लम्स को हम साइलेंट सफरिंग बोलते हैं बिकॉज ये चीज़ के लिए लेडीज़ ओपन होके या कोई भी लेडी वॉट एवर एज की हम बोलते, कोई इजीली ओपन अप होके नहीं आते। जैसे लीकिंग होना या काफ़ी अगर बड़े बुजुर्ग हो तो वो लोग बोल देते कि डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो हर एक लड़कियों को वो होना चाहिए। अगर बाकी की लड़कियों को, बाकी कोई लेडीज़ को अगर वो लीकिंग नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप एबनॉर्मल कैटेगरी में हो। तो उसको एक्सेप्ट ना करके डॉक्टर के पास जाइए, उसका निदान कराइए, उसके रिगार्डिंग बात कीजिए, नहीं तो वो इंटरनली बॉडी को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकती है। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी हो सकती है और आपका रिस्ट्रिक्शन सोशल भी उस चीज़ के हिसाब से हो सकता है, तो आपका मेंटल हेल्थ भी उसमें चेंज हो सकता है। दैट द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, ये चीज़ साइलेंट सफरिंग के फॉर्म में ना रख के बात अगर आप कर रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली फॉलो कीजिए, उसमें रिकवरी बहुत बढ़िया आ जाती है। अगर आप डिसिप्लिन से कंप्लेन करते हो, डिसिप्लिन से आप फॉलो करते हो एक्सरसाइज को, तो रिकवरी बहुत बढ़िया आती है। और डिलीवरी के रिगार्डिंग या प्रेगनेंसी में मैं इतना कह सकती हूँ, अभी काफ़ी हद तक मुझे पेशेंट्स को यही बात सुनने को ज़्यादा आती है, मैं घर का हर एक काम कर लेती हूँ, मैं पूरे दिन घर में हर एक काम करती हूँ, आई मीन्स मैं पूरे दिन बहुत एक्टिव हूँ, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में मुझे कोई कंप्लेन भी नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो केस में हम सामने से पेशेंट को ऐसे बोलते हैं कि वो एक्सरसाइज को घर के काम के साथ ना जोड़े। प्रेगनेंसी में की जाने वाली एक्सरसाइज जो हम इतना 15 से 20 किलो वजन पुट ऑन कर लेते हैं, जो ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो उसकी बॉडी के इंटरनल सिस्टम पे जो चेंज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो डिलीवरी के बाद भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो नॉर्मल डिलीवरी हुई इसलिए मुझे ये लीकिंग हो रहा है। नॉर्मल डिलीवरी और लीकिंग को कोई एक्चुअल में लेना देना नहीं है, अगर हम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उस पर अच्छे से वर्क करें तो। सो बेटर लेडीज don't suffer silently, better talk to the gynecologist, talk to the expert and sort out your problem. That could be the best thing that you can carry on. So once again thank you डॉक्टर पूजा। और मैं जो आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया कि साइलेंट सफरिंग, काफ़ी सारे मेरे जो पेशेंट्स जब भी आते हैं उनकी डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है, तब पता चलता है कि उनको यह तकलीफ 8 साल से 10 साल से 12 साल से ऐसे थी और उनको पता ही नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरा जो वीडियो है इस टॉपिक के रिलेटेड जो डेप्थ में है वो आप अपने ऐसे कोई भी नियर डियर रहेंगे तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। एक्सरसाइज कैसे करना है, कितने समय तक करना है, उसके बारे में आज बहुत अच्छे से डॉक्टर पूजा ने हमें समझाया है। तो यह वीडियो भी आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।